हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी चैनल। तो जैसे आपको पता है कि हम पीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज को आगे। जो सुपरिटेंडेंट होम के जो एग्जाम था उसको हम पढ़ रहे थे। तो डाटा कलेक्टिंग स्पेसक्राफ्ट, जो डाटा कलेक्ट करते हैं स्पेसक्राफ्ट, कैरिंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को कैरी करते हैं ताकि हम शॉर्ट टर्म एक्सपेरिमेंट्स कर सकें फ्लाइट ऑर्बिटल फ्लाइट्स के अंदर, और इनको रिसर्च रॉकेट्स भी कहा जाता है। ये बेसिकली यूज किए जाते हैं सैटेलाइट्स को और स्पेसक्राफ्ट जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उनके टेस्ट के लिए। तो कहता है ये कौन से टाइप के रॉकेट्स होंगे। तो पहला क्रूज मिसाइल, तो मिसाइल तो नहीं हो सकता ये। और एंटी सैटेलाइट्स भी नहीं हो सकते। प्लाज्मा रॉकेट्स भी नहीं आंसर। तो मेन आंसर आएगा इसका साउंडिंग रॉकेट्स। 1 और 2 स्टेज रॉकेट्स होते हैं, सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स होते हैं। ये बेसिकली अपर एटमॉस्फेयर में रिसर्च करते हैं, तो ये साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं। तो ये पूरा पूछा था कि कौन से रॉकेट्स की बात हो रही है, तो आंसर है साउंडिंग रॉकेट्स। आगे एक बीसीजी वैक्सीन है जो कि यूज करी जाती है कई बार टीबी को रोकने के लिए। तो कहता है कि उसमें किस चीज से वो डिराइव होती है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये बिल्कुल ही साइंस का फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा माइकोबैक्टीरियम बोविस, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से तो टीबी होता है। तो माइकोबैक्टीरियम बोविस जो ये है, ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसको डिराइव किया जाता है। तो बड़ा सिंपल ये फैक्चुअल सा क्वेश्चन था, ज्यादा डिटेल भी कुछ नहीं था, तो मैं बता इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। The fair and equitable sharing of benefits arising out of the utilization of genetic resources, thereby contributing to the conservation and sustainable use of biodiversity, is associated with which of the following protocols? समझो, थोड़ी सी चीजों को समझना पड़ेगा। मैं आपको सारी बातें छोटी छोटी करके बातें बताता हूँ। सबसे पहले बोन कन्वेंशन लिखिए। इस कन्वेंशन का मेन पर्पस है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, मतलब जो दुनिया में स्पीशीज माइग्रेट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे इंडिया में साइबेरियन क्रेन्स आते हैं, इंडिया में आमूर फल्कन एक बर्ड है वो आता है। तो ये बेसिकली माइग्रेटरी स्पीशीज हैं। तो इनको कंजर्व करने के लिए एक कन्वेंशन, नाम है बोन कन्वेंशन। यहाँ क्वेश्चन क्या है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर मेन, कि जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसका इक्विटेबल एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग की अगर बात करें, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आ रखा है। तो पहला ऑप्शन तो इसका नहीं बनेगा क्योंकि वो माइग्रेटरी स्पीशीज को लेके है। सेकंड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए। तो भाई 3 तो ये हो गए। तो लास्ट कौन सा बचा, नगोया प्रोटोकॉल। तो आंसर होना चाहिए नगोया प्रोटोकॉल। 2010 की बात है। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में चलते हैं। देखो क्या था, बेसिकली एक अर्थ समिट हुआ था। ये अर्थ समिट कौन से ईयर में हुआ था, 1992 में। 1992 में अर्थ समिट हुआ था। इस अर्थ समिट के दौरान 3 कन्वेंशन साइन करी गई थी, जैसे UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेके कन्वेंशन थी कि जो हमारे बायोलॉजिकल है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये बायोलॉजी है, इसकी जो भिन्नताएं हैं, जो डाइवर्सिटी है, उसको बचाने के लिए जो कन्वेंशन थी वो 1992 में बनाई गई थी। इस कन्वेंशन के अंदर हमने बायोडाइवर्सिटी को बचाना था। तो इसके अंदर 2 प्रोटोकॉल साइन किए गए, कार्टेजेना प्रोटोकॉल 2000 में किया गया, और नगोया प्रोटोकॉल ये 2010 में साइन किया गया। कार्टेजेना प्रोटोकॉल कहता है कि जो भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग मतलब मान लो कोई प्लांट है, हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, कोई जानवर है उसके अंदर कोई जीन्स चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, तो उनका एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करना है। तो क्या वहां की लोकल बायोडाइवर्सिटी पे कुछ फर्क पड़ेगा? तो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो LMO हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करना, वो कार्टेजेना प्रोटोकॉल के अंदर आएगी चीज। और जब हम किसी चीज का व्यापार करेंगे, मान लो इंडिया में कोई पेड़ है, फॉरेनर कोई आए, इंडिया के पेड़ के उन्होंने पत्ते लिए और उन्होंने उनसे डायबिटीज की मेडिसिन बना दी। अब ये जो डायबिटीज की मेडिसिन बनाई है, इसका जो बेनिफिट है ये इंडिया के उन लोगों के साथ भी शेयर किया जाएगा, वो तो लोग लेंगे ही इसका बेनिफिट। तो ये फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करनी है बेनिफिट्स की जेनेटिक रिसोर्सेज से जो डेवलप हुए हैं।
तो ये कौन से प्रोटोकॉल का पार्ट है? ये नगोया प्रोटोकॉल का पार्ट है। 2010 में ये प्रोटोकॉल साइन हुआ था और ये प्रोटोकॉल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर ही बनाया गया है। दो प्रोटोकॉल, कार्टेजेना एंड नगोया। ठीक है जी, आगे चलिए। एटोटागई, पटू एंड टोलकापियम आर द वर्क्स ऑफ, ये किसके काम, मतलब कहाँ पे ये जो ये लिटरेचर है ये कौन से टाइम का लिटरेचर है? तो मैं आपको बता दूं, साउथ इंडिया का एक एज हुई है जिसका नाम क्या था जी? संगम एज। संगम एज बेसिकली क्या है? इंडियन हिस्ट्री में यहाँ एक डायनेस्टी हुई है, नाम है चेरा, यहाँ एक डायनेस्टी थी चोला, और यहाँ एक नीचे डायनेस्टी थी जिसका नाम था पांड्यास। तो ये तीन वंश जो हैं, चेरा, चोला, पांड्यास, इन तीनों वंश जो हैं इनको बोलते हैं संगम एज। टोटल 3 संगम हुए हैं, 3 बड़ी मीटिंगें हुई हैं। आपने देखना है वो कहाँ पे हुई हैं। हो सकता है कि मदुरई में हुई हो पहली और तीसरी, दूसरी कहाँ, कपटपुरम। तो ये चीजें देखनी है आपने कि 3 संगम कहाँ पे हुए हैं, 3 बार संगम हुए हैं। तो बेसिकली इन तीनों डायनेस्टी को संगम एज बोलते हैं। तो यहाँ का जो लिटरेचर है, जैसे ए टूट गई, तो इसके अंदर टोटल 8 वर्क्स हैं। पट्टू के अंदर 10 वर्क्स हैं, मतलब टोटल 10 चीजें लिखी गई हैं। और तोलकापियम ये एक संगम एज का सबसे पुराना लिटरेचर बुक है। ये ग्रामर के ऊपर बेस्ड है और तोलकापियार ने इसको लिखा था, तोलकापियार ने इसको लिखा था। ठीक है जी, तो ये बेसिकली एटुटगई, पट्टू और तोलकापियम ये कौन से टाइम के लिटरेचर की बुक्स हैं? संगम लिटरेचर की बुक्स हैं। एक चीज और आपके लिए क्वेश्चन, कि संगम एज के 2 एपिक्स हैं बहुत फेमस। मैं वो नाम बोलने लगा हूं, आप नोट करना तो कर लीजिएगा। एक का नाम है शिल्पाधिकरण, एक का नाम है मणिमेखलाय। शिल्पाधिकरण और मणिमेखलाय, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे और आपने ये देखना है कि ये दोनों एपिक किस किस ने लिखे हैं। कोई एलानगो एडिगल है, ठीक है जी, कोई सतनार है, तो ऐसे कुछ नाम हो सकते हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सिर्फ देखने आपने। संगम एज के 2 फेमस एपिक्स शिल्पाधिकरण और मणिमेखलाय। ठीक है जी, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि इनको किसने लिखा है। तो ये संगम एज के बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है। Who among the following was the earliest known scholar of Indian astronomy known for famous पंच सिद्धांतिका and बृहत संहिता? अर्लीस्ट एस्ट्रोनॉमी के ऊपर आर्यभट्टा 1, आर्यभट्टा 2, ब्रह्मगुप्ता, वराहमिहिर, 4 नाम है। तो बेसिकली अब क्वेश्चन आ गया, अगर मैं बोलूं ब्रह्मगुप्ता, तो एस्ट्रोनॉमी में तो ब्रह्मगुप्ता भी थे, आर्यभट्ट ने भी एस्ट्रोनॉमी का जिक्र किया है और वराहमिहिर ने भी जिक्र किया है। बट उन्होंने स्पेसिफिकली क्या मेंशन कर दिया कि पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता ये किताबें भी उसी बंदे की हैं। तो यहां आंसर बनेगा वराहमिहिर। वराहमिहिर नवरत्न, जो नवरत्न होते थे, चंद्रगुप्त टू इंडियन हिस्ट्री का एक राजा हुआ है, चंद्रगुप्त टू। इस चंद्रगुप्त टू ने बेसिकली इसकी कोर्ट में नवरत्न थे, जैसे अकबर की कोर्ट में नवरत्न थे, तो इनकी कोर्ट में भी नवरत्न थे। उनमें से एक नवरत्न थे वराहमिहिर, जो कि एक बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिशियन भी थे। तो इन्होंने इस चीज का, ये किताबें पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता, इनकी ये किताबें हैं। तो ये आंसर आएगा इनका। ब्रह्मगुप्ता भी इवन मैथमेटिशियन थे, ठीक है जी, इवन उन्होंने जीरो का जिक्र भी किया है ब्रह्मगुप्त ने, हालांकि आर्यभट्टा की बात किया है। तो ये बेसिकली पता होना चाहिए आपको। और गुजरात में एक डायनेस्टी थी, चावड़ा डायनेस्टी, वहां 600 एडी के आसपास इनका जिक्र होता है। चावड़ा डायनेस्टी, CHAVDA, चावड़ा डायनेस्टी थी गुजरात के अंदर, तो वहां इनका थोड़ा बहुत जिक्र होता है। जो ब्रह्मगुप्त हैं, इन्होंने काफी ज्यादा रोल प्ले किया है मैथमेटिक्स में और एस्ट्रोनॉमी में। बट ये जो क्वेश्चन है ये पर्टिकुलरली वराहमिहिर का है। यहाँ आप नवरत्न सर्च कर सकते हो चंद्रगुप्त टू के, कि चंद्रगुप्त टू के नवरत्न कौन कौन थे। तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? डी आंसर आएगा। A great advance in the technical knowledge of the मोहनजोदारो civilization is indicated by, कहता मोहनजोदारो जो सभ्यता थी वो बहुत ज्यादा एडवांस सभ्यता थी। इसकी बातें हमें कहां से पता लगती हैं? पहला, वहां पे मेटल अलॉयज, तो भाई ऑब्वियस ही बात है कि डांसिंग गर्ल मिली है बनी हुई एक मेटल की, ब्रॉन्ज की, तो अलॉय ही होता है ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन को मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाते थे। तो पॉटर्स व्हील मिले हैं, घड़े बनाने वाले व्हील मिले हैं, बर्न्ट ब्रिक्स मिली हैं, जो ग्रेट बात था उसके नीचे पकीटें लगी थी, और बोरिंग ऑफ हार्ड सब्सटेंस लाइक कर्नलिन, तो ये भी मोहनजोदारो में मिला है।
तो बेसिकली अगर हमें पता है कि ऑप्शन 1 भी सही है, हमें पता है कि बर्न्ट ब्रिक्स तो थी क्योंकि जो ग्रेट बाथ बना था मोहनजोदारो में तो वो था, तो थर्ड ऑप्शन तो हमें पता है करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन किस किस में है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। और हमें पता है कि मेटल अलॉयज भी थे, कि मेटल भी वहां पे मिला है, क्योंकि अलॉय मतलब जो मिक्सचर होता है दो, जैसे ब्रॉन्ज जो ब्रॉन्ज की लड़की मिली है वहां पे, डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रॉन्ज, वो कॉपर और टिन को मिला के बना है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है। और पहला और तीसरा किसमें है, वो फोर्थ ऑप्शन में रहता है, तो आंसर आएगा डी, 1 2 3 एंड 4 ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसे आप आंसर इसको जज कर सकते हो। तो डी इसका आंसर आएगा कि ये सारी चीजें वहां पे मिली हैं हमें। तो बड़ा सीधे सीधे से आंसर होते हैं यार पेपरों के अंदर, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, हमें नहीं आता ऐसा कुछ नहीं होता। और एक चीज और, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कॉपर कहां से निकालते थे या कहां से लेते थे, तो खेतरी माइंस हैं, आज भी हैं राजस्थान के अंदर खेतरी माइंस। और टिन का वो इंपोर्ट किया करते थे, टिन का इंपोर्ट किया करते थे, कॉपर खेतरी माइन से मिलता था राजस्थान से, दोनों को मिक्स करके बनता था ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज के फिर वो चीजें बनाया करते थे। और चीजें बनाने के लिए जो उनकी टेक्निक थी उसको बोलते थे लॉस्ट वैक्स टेक्निक। क्या बोलते थे जी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। जिनको इंटरेस्ट है वो इसको सर्च कर सकते हैं कि ये क्या था। जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हिस्ट्री विल रिकॉर्ड हिज वर्क, हिस्ट्री उनके काम को रिकॉर्ड रखेगी, याद रखेगी बहुत सारे पेजों में। एंड विल कॉल हिम द बिल्डर एंड कंसोलिडेटर ऑफ न्यू इंडिया, हम उनको नए इंडिया का बिल्डर और कंसोलिडेटर, कंसोलिडेटर मतलब जो इकट्ठा करना, उसका हम मॉडर्न इंडिया का जो इंडिया के बिल्डर और कंसोलिडेटर है वो भी उनको बोल सकते हैं। दिस स्टेटमेंट रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी। देखो एक दो तो ऑप्शन ऊपर दे दिए उसने, तीसरा दिया जो बंदा बरदौली सत्याग्रह में भी था और जिसका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बना हुआ है। यार भाई 4 हिंट दे दिए उसने, और करे क्या वो पेपर में, 4 हिंट दे चुका एक ही क्वेश्चन के अंदर कि अब तो आंसर बता दो, कुछ तो पता होना चाहिए तुम्हें, कुछ किसी बात का तो आंसर पता होना चाहिए। अब आपको पता है कि बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, तो वहां पे वल्लभ भाई पटेल थे। और जब इंडिया आजाद हुआ तो प्रिंसली स्टेट टूट रहे थे, उनको जोड़ने का काम किसने किया, वल्लभ भाई पटेल। और इसी को डेडिकेशन के लिए, इसी बात के लिए उनका गुजरात में एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है। क्लियर है ना चीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये उनकी बात हो रही है, ये वल्लभ भाई पटेल का जिक्र हो रहा है। और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर। कितनी हाइट है जी, 182 मीटर। और एक बात बताऊं, गुजरात के एमएलए की टोटल सीट्स भी 182 मीटर है, तो शायद इसीलिए 182 मीटर होगा। गुजरात के टोटल एमएलए भी 182 है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट भी 182 मीटर है। ठीक है जी। और ये बेसिकली बरदौली सत्याग्रह में भी थे। इंडिया को यूनाइट, जब देश आजाद हुआ तो 565 रियासतें, हर कोई अलग होना चाहता था, तो उनको एक जगह इकट्ठा करना, ये वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का इवन बहुत बड़ा रोल है। ठीक है जी, इन लोगों ने मिलकर काम यूनाइट किया था। बट ये क्वेश्चन किसके लिए जिक्र कर रहा है, वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि बरदौली और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी जिक्र हो रहा है यहाँ पे। क्लियर होगी ये बात। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, और नीचे लिखा कौन सा सही मैच नहीं कर रहा। पहला वॉरेन हेस्टिंग, कहते वॉरेन हेस्टिंग ने कोलकाता मदरसा बनाया 1781, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे पहले कोलकाता मदरसा बनाया। अब ये क्वेश्चन पता क्या है, अब मेरे अकॉर्डिंग एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है और टॉपिक का नाम है बेसिकली एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स या ब्रिटिशर एजुकेशन पॉलिसी, कि अंग्रेजों का इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी पे क्या क्या रोल रहा। पहले वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा बनाया 1781 में। जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज बनाया बनारस में 1791। वो कहते हैं उसके बाद 1813 में जो चार्टर एक्ट आया उसके अंदर 10 करोड़ रुपए दिए गए इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। कहता कौन सा पेयर सही मैच नहीं कर रहा। यार देखो 1813 में पैसे तो दिए गए थे इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, यार 10 करोड़ नहीं हो सकता ना, उस टाइम पे 10 करोड़ बहुत बड़ी चीज थी। 1 लाख रुपया दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही फिट नहीं बैठ रही यहाँ पे। पहली दोनों बिल्कुल सही मैच कर रही है। क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मेंशन्ड अबव आर नॉट करेक्टली मैच। मुझे लग रहा है थर्ड सही मैच नहीं कर रहा, क्योंकि 1 लाख था 10 करोड़ नहीं था, तो आंसर आएगा सी, थर्ड। तो आंसर इज सी, आंसर है। क्या आंसर है जी, सी आंसर रहेगा। तो ये चीजें हैं यार, ये एजुकेशन पॉलिसी अंडर द ब्रिटिश रूल। तो ये उसी, अब ऐसे नहीं करेगा वो कि उसने एजुकेशन, एक ऑप्शन एजुकेशन का दे दिया, एक प्रेस का दे दिया,
एक एग्रीकल्चर का दे दिया, एक सिविल सर्विसेज का दे दिया। ऐसा क्यों पूछेगा? वो एजुकेशन टॉपिक उठाएगा, उसी में 3 ऑप्शन फ्रेम करेगा, और वो दे दी है उसने फ्रेम करके। तो पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, मतलब आप मान के चलो कि 1905 से पहले की जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री है, उसको कभी भी ऑर्डर में याद रखने की कोशिश ना करो, उसको टॉपिक वाइज पढ़ो कि एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल, एग्रीकल्चरल अंडर ब्रिटिश रूल, प्रेस अंडर ब्रिटिश रूल, सिविल सर्विसेज अंडर ब्रिटिश रूल, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है जी, ब्रिटिश कंसोलिडेशन पॉलिसी इन इंडिया, कैसे उन्होंने अपने इंडिया को अपने कब्जे में लिया, ये टॉपिक पढ़ो पहले। 1905 के बाद पढ़ो कि ईयर वाइज क्या क्या हुआ, फिर वो चीजें ईयर वाइज है। तो ये एजुकेशन पॉलिसी पे पूरा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन ही एजुकेशन पॉलिसी पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट अबाउट पार्टीशन ऑफ पंजाब? कहता कौन सी किताब है इनमें से जो पंजाब के पार्टीशन पे नहीं लिखी गई? पहला ट्रेन टू पाकिस्तान, बिल्कुल। पिंजर, बिल्कुल। लहू की लो, ये नहीं है, लहू दी लो नहीं है। और तमस, लहू दी लो जो बुक है, ये बेसिकली पंजाब में जो नक्सलिट शुरू हुआ था, रेवोल्यूशन एक टाइप नक्सलिट, तो उनके ऊपर ये किताब लिखी गई है 1970 वाले दशक के आगे आके। तो ये पार्टीशन के ऊपर किताब नहीं है। तो आंसर आएगा कि दिस बुक इज नॉट रिलेटेड टू पार्टीशन ऑफ, मतलब पंजाब पार्टीशन के ऊपर ये किताब नहीं है। ये थोड़ा रीजनल सा क्वेश्चन आ गया, ये इंडिया लेवल का क्वेश्चन मैं इसको मानता हूं, क्योंकि गोल्डन टेम्पल कोई एक स्टेट की एक कोई सेक्रेड प्लेस नहीं है, पूरे इंडिया की एक सेक्रेड प्लेस है। तो हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री हरमंदिर साहिब इन अमृतसर? अमृतसर की फाउंडेशन स्टोन रखा था। बेसिकली ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अमृतसर की नींव किसने रखी थी। यहाँ क्वेश्चन है कि अमृतसर में हरमंदिर साहिब की जो गोल्डन टेम्पल है उसकी नींव किसने रखी थी? तो वो एक मुस्लिम मियां मीर जी थे, ठीक है जी, उनके द्वारा वो नींव रखवाई गई। ठीक है जी, ये शो करता है इंडिया में सेकुलरिज्म की बातें। ठीक है जी, कि हमने किससे नींव रखवाई है हरमंदिर साहिब की, तो इसको सेकुलरिज्म कहते हैं, ये इंडियन हिस्ट्री है। तो ये बेसिकली इस लेक्चर में इतना ही हम डिस्कस करेंगे, आगे फिर इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।